Okay. So hello everyone, once again welcome back and सुप्रभात, नमस्कार एंड नवरात्रि की शुभकामनाएं आप लोगों को और आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम ध्रुव दुबे और बेसिकली मैं एज ए डायरेक्टर एचआर डिपार्टमेंट पैन इंडिया बिजनेस ऑपरेशन नेटवर्क कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं। ये मेरी अपनी खुद की कंपनी है। इसके साथ ही इसके हमारे दो और पार्टनर हैं जो कि ओवरसीज बिजनेस राजशेखर एंड इप्सिता टेकिंग केयर ऑफ एचआर बिजनेस ऑपरेशन फ्रॉम उड़ीसा रीजन। मैं थोड़ा-सा अपने बारे में और विस्तृत में बताऊँगा कि अगर मैं अपने बैकग्राउंड बात करूँ कि मैंने बाय प्रोफ़ेशन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ और 2008 में हमने अपनी कंपनी की स्टार्ट किया। 2007-8 में पहली कंपनी थी थ्रेड इंडिया ग्रुप और इन्फोरिका के नाम से। उसके बाद फिर हमने 2019 में न्यू कंपनी को लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया नेटऐप्स। 2008-7 से लेकर के हम लोग जो काम कर रहे थे, हमारा मेन वर्क एरिया था रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, रियल एस्टेट रिसर्च, मैन पावर कंसल्टिंग, ये हमारे मेजर बिजनेस एरिया थे। और 2019 में हमने जब न्यू कंपनी का सेटअप किया तो हमने फोकस किया कि हमें उनके लिए काम करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जो समाज में किसी कारणवश छूट गए हैं। तो नाउ द थिंग इज कि इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैन पावर फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है पूरे भारत से। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट इसके पहले कि हम एक इंट्रोडक्टरी राउंड स्टार्ट करते हैं, हम आपके भी बारे में जानते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर हो सके तो आप अपना वीडियो ऑन करिए 2 मिनट के लिए, जब तक आप इंट्रोडक्शन दे रहे हों। आप अपने बारे में बताइए, लेकिन जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हों उसी लैंग्वेज में बात करिए, जिससे हाँ समझ सकें आपके प्रोफाइल को, ये भी जान सकें कि आप नेटऐप्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर विद फर्स्ट कैंडिडेट आदित्य जायसवाल। आदित्य, आप अपने बारे में बताएं, आपका बैकग्राउंड क्या है, जिससे जो और भी कलीग हैं, हालांकि काफ़ी सारे लोगों को ज्वाइन करना था लेकिन वो लोग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, और फॉर द क्वालिटी मॉनिटरी पर्पज ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है और यूट्यूब पे भी आप लोग लाइव हो, तो इसलिए हमारा जो नेटऐप्स का चैनल है नेटऐप्स फाउंडेशन, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी जॉब रिलेटेड अपडेट उसी या इंटरव्यू रिलेटेड उसी पे आती हैं, तो आप लोग भी उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो लेट्स स्टार्ट हियर विद आदित्य जायसवाल। आदित्य, आप अपने बारे में बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करिए। आदित्य, जी सर, गुड मॉर्निंग। अपना कैमरा जी ऑन कर सकते हैं? जी श्योर सर। हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि इंट्रोडक्टरी राउंड है तो इससे पता चल जाएगा कि आप कौन हैं और हम किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता होना चाहिए, राइट? जी सर, माय नेम इज आदित्य जायसवाल। आई एम फ्रॉम प्रयागराज हाय आदित्य, इन द हाय हिंदी में सर। बात करिए जी, हिंदी में बात करिए, मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा, ठीक है? जी सर, मैं हाँ आदित्य जायसवाल प्रयागराज से हूँ। जी। अभी सर मेरी ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट हुआ है। हाँ 1 ईयर हो गया कंप्लीट हुए हुए। अभी मैं 1 महीने पहले मैं एज अ बैंक में फील्ड डिपार्टमेंट में, हम्म लोनिंग डिपार्टमेंट में, आरटीओ डिपार्टमेंट में वर्क करता था। हम्म जी सर। ओके। तो अभी आपका कुल कितने साल का एक्सपीरियंस है आदित्य जी? बैंकिंग में सर मेरा नियर 1 साल का एक्सपीरियंस है। बैंकिंग में आप वहाँ पे रोल क्या था आपका? रोल से बड़ी थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? फील्ड फील्ड एग्जीक्यूटिव का रोल था। तो जिस फील्ड में जा करके एक डिपार्टमेंट होता है एफआई एंड आरसीओ का, फाइनल इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्क कंसल्टेंसी टीम,
उसी के हाँ। थ्रू मैं जाकर वेरीफाई करता था लोनिंग को। अच्छा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते थे आप? जी जी सर, डॉक्यूमेंट्स एंड स्टॉक्स, इसी का वेरिफिकेशन करना था मेरे को। अच्छा। तो आप क्या कुछ टीम भी हैंडल करते थे या क्या क्या था, और भी क्या रोल था आपका? नहीं सर, टीम नहीं हैंडल करते थे, हम एक टीम में जुड़े हुए थे, तो अच्छा। उसी के थ्रू हमको वर्क दिया जाता था। हमारी लोग की एजेंसी थी, एजेंसी के थ्रू वर्क करते थे। हाँ। तो अच्छा जी, आप बैंक कंपनी का नाम क्या बताया आपने? हमारी लोग की कंपनी का नाम था केएससीओ एजेंसी। केएसयू एजेंट। एजेंसी के थ्रू उसमें 20 से 25 बैंकों का टाई अप होता है। तो हम्म। वही बैंकों का जो इंटरनल टीम वेरिफिकेशन होता है वो लोग हम करते हैं। इंटरनल तो ब्रांच वाले करते थे, जी। एक्सटर्नल हम लोग वेरिफिकेशन करते ठीक है, चलेगा। ऑल राइट आदित्य जी, थैंक यू। और अभी आप ये बताइए कि आपने जो नेटैप्स कंपनी का जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर दिया है? हैं। जी सर, जी सर। ओके। और आपका ईमेल आईडी हमें इसी नंबर पे चैट पे करेंगे, और गूगल चैट पे, सो दैट मैं उसको वेरीफाई कर लूँ। ईमेल ईमेल आईडी ऑफिशियल वाली सर। हाँ, जो भी आपने ईमेल आईडी, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है, जिससे आपने जी गूगल फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, तो वो हमें जी ईमेल जी। आईडी अटेंडेंस के लिए ज़रूरी है। तो आप हमें उसको टेक्स्ट कर दीजिए प्लीज़। ओके। सो जब तक आदित्य जी अपना मैसेज चेक करते हैं, और आदित्य जी थैंक यू, आप अपना ईमेल आईडी टेक्स्ट कर दीजिए, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। मीन टाइम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैंडिडेट, इंजीनियर सर थैंक यू। ट्विंकल त्रिपाठी। ट्विंकल त्रिपाठी, थैंक यू आदित्य। ओके ट्विंकल सर, त्रिपाठी, वेलकम। ट्विंकल आर यू देयर? मेरी आवाज़ जा रही है आपको? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ट्विंकल, कैन यू ऑन योर कैमरा? Wait, sir. जस्ट फॉर 2 मिनट, क्योंकि ये मैंडेटरी सेशन है, ट्रेनिंग सेशन, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एम्प्लॉई है। Okay, sir. हाय ट्विंकल। सर, सर मेरा नेम सर ट्विंकल त्रिपाठी है हम्म। और मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ। ये कहाँ पड़ता है? मेरा कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट है? पड़ता है, ये इलाहाबाद में, अच्छा, मतलब प्रयागराज सिटी है? प्रयागराज। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ठीक है। अब ये आपने, आपका इंटरव्यू किसने लिया था? सर अमृतांशु सर थे और एक सर और थे, हम्म। क्या नाम है उनका? सर ओके, सॉरी आपका सर, मैं फॉरगेट, सब भूल गई। कोई बात नहीं। आपने फॉर्म भरा हुआ है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म? यस सर। यस सर। ऑल राइट। सो अभी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है ट्विंकल? आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? आपने पढ़ाई की है? मेरी आवाज़ जा रही है सभी को, या कोई किसी को इशू है? अगर आवाज़ नहीं जा रही है तो आप हमें बता दीजिएगा। अरे ठीक है, थैंक यू। ट्विंकल, आप फ्रीज हो गए हो? आई थिंक ट्विंकल इज फेसिंग द नेटवर्क इशू। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैंडिडेट, नमन शुक्ला। नमन शुक्ला। यस सर। यस हाय सर। नमन, गुड थोड़ा सा मॉर्निंग तेज सर। में आवाज़ में बोलिए। नमन, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। आप ये बताइए कि आपने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ है? यस सर। ओके। आप अपने बारे में बताइए नमन, आप कहाँ के हैं, क्या करते हैं, अभी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर मैं मिर्ज़ा यस सर, मैं मिर्ज़ापुर का हूँ। हम्म। मैं ग्रेजुएशन अभी रिसेंटली कंप्लीट किया हूँ ओके। और फ्रेशर हूँ सर। नो एक्सपीरियंस, नो मोर एक्सपीरियंस। हम्म। ओके, कोई एक्सपीरियंस है आपका? नो सर, नो सर। हम्म। आई एम फ्रेश। आपका इंटरव्यू किसने लिया था? सर ध्रुव सर मतलब आपने और अमितांशु सर ने भी लिया था।
रोजगार ओके मेले में फेस टू फेस। ओके ओके ठीक है। और कौन सा प्रोफाइल कौन से लोकेशन के लिए आपने सेलेक्ट किया था? मिर्ज़ापुर के लिए? यस सर। सर सेलेक्ट तो मैंने बैंगलोर किया था, बट इन्फ्लुएंट इंग्लिश होने के कारण आपने बोला कि अभी आप कोई नहीं, 2-3 परफेक्ट नहीं महीने। हो तो ये। हाँ, मैं थोड़ा-सा आपको ट्रेन करूँगा उसमें, ठीक है? और बाद में ओके फिर हम सर। सेटल कर देंगे, डोंट वरी। अगर आपका ड्रीम है वहाँ जाने का, तो मैं उसको पूरा कर दूँगा। अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग पीरियड में आप हमारे साथ एसोसिएट रहिए, मैं आपको कम हेल्प कर दूँगा, ओके। ओके? क्योंकि क्लाइंट की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती हैं, हमें उसके अनुसार फॉलो करना यस है। सर, ऑलराइट। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सर। ऑलराइट नमन, अपना वीडियो बंद कर लीजिए। थैंक यू। आपने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप कर दिया, राइट? राइट। ओके, थैंक यू। ट्विंकल, थैंक यू। मेरी आवाज़ जा रही है आपको? ट्विंकल? नेट कनेक्शन स्लो हो गया था सर, इस वजह से मैं साइड हो गई। इट्स ओके, इट्स ओके। तो अभी आप बताइए ये अपने सर बारे मेरा में। हुँ, सर मैं ट्विंकल त्रिपाठी, मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ। हुँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा प्रयागराज है। हुँ, और सर मैं इस टाइम वेबसाइट डेवलपर हूँ। मेरा सीएससी डिपार्टमेंट से जो है सर हुँ, बीटेक कंप्लीट हुआ है 2020 में। हुँ। और अभी करंट टाइम में वेबसाइट डेवलपर ही हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आप अच्छे खासे वेबसाइट डेवलपर हो, फिर अच्छे वेबसाइट डेवलपर से फिर ये एचआर प्रोफाइल में कैसे? हुँ? सर अब साइट डेवलपर फिर आने आने मन कर रहा था, तो मुझे लगा मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्योंकि वेबसाइट डेवलपर में तो ये तो होता रहता है, इसको भी देख लो। अगर सीखने में क्या जाता है सर, सीख लिया जाए एचआर की पोस्ट पे और करके। ये आप यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे आए हो? नो, ये मेरा वेबसाइट पर मैं कर रही नो, नो, जो हूँ, नेटैप कंपनी जो आपने तो जॉइन उसके किया लिए है। हैंड ओवर करती हूँ करके। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जी जो सर। अभी आपने नेटैप कंपनी को जॉइन करने के लिए आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो आज, ये आप पार्ट टाइम टेम्परेरी जॉब यस करना सर, चाहते हो या फुल टाइम? फुल टाइम सर। आर यू श्योर? यस सर, आई यस सर, सर ओके, आई एम सर। ठीक है। थैंक यू ट्विंकल, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करता थैंक यू हूँ, सो मच सर। लाइन पर रहिए। ओके। ओके, नेक्स्ट इज जागृति। जागृति, हेलो सर। ट्विंकल अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए प्लीज़। हाय जागृति, अपना कैमरा ऑन कर सकते हो? जी सर। जागृति, आप अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपने क्या पढ़ाई किया हुआ है? सर मेरा नाम जागृति है, हम हुँ, मिर्ज़ापुर से हैं हुँ, और अभी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं हुँ, और अभी तो हम फ्रेशर है सर। वैसे तो हम होम ट्यूटर है, मतलब ओके, कोचिंग पढ़ाते हैं। हुँ, ओके। तो बेसिकली तौर पे अभी आप आई थिंक आप वर्क फ्रॉम होम रिक्रूटर के लिए अप्लाई किया था, राइट? जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास लैपटॉप वगैरह है? जी सर। ऑलराइट। आपको क्या-क्या लैंग्वेज आता है? सर हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो? जी सर। इंग्लिश में बात कर सकते हो? हाँ सर, मतलब थोड़ा बहुत, एकदम फास्ट नहीं है लेकिन हाँ कर सकते हैं। ऑलराइट। थैंक यू जागृति। आप लाइन पर हैं, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। वीडियो बंद कर लीजिए, माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। हिमांशु, हिमांशु, हाय हिमांशु। हिमांशु, आप अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली रहता हूँ। थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं दिल्ली रहता हूँ सर। जी, एक दिल्ली काम दिल्ली से। करिए हिमांशु, आप एक काम करिए, अगर आपको नींद लग रही है तो आप जा करके सो जाइए, क्योंकि थोड़ा सा हमें लग नहीं रहा है कि आप एक्टिव हो, इजंट इट? हाँ जी, एक्टिव सर। ओके ठीक है। मैं हिमांशु, आप अपना माइक्रोफोन और वीडियो बंद कर लीजिए, मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ लेटर। ओके।
किसने इंटरव्यू लिया था आपका? ओके, थैंक यू। तो इस तरह के एम्प्लॉई आते हैं तो थोड़ा सा हमें डाउट लगता है कि किसने इंटरव्यू लिया होगा इनका। कृष गौरव। या गुड मॉर्निंग सर। हाय गौरव जी, मॉर्निंग। कैमरा ऑन कर सकते हैं 2 मिनट के लिए? ये हाय कृष, आप बेसिकली अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के हैं, क्या करते हैं? सर बेसिकली मैं छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने लास्ट इंटरव्यू में सर आपसे ही दिया था। बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ और नेफ्ट के लिए अप्लाई किया हूँ छपरा डिस्ट्रिक्ट के लिए। ओके, ऑलराइट। तो अभी आप नेटैप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट ना? यस सर। और कोई एक्सपीरियंस के बारे में बताइए आपने, जो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो। सर मैंने एज ए फ्रीलांस वर्क में तो डाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस क्रिएटर्स ये वर्क किया हुआ है और लास्ट टाइम मैंने यहीं पे लोकल कंपनी में एज ए टीम डाटा ऑपरेटर एंड टीम हैंडलिंग का जॉब किया हुआ था, लेकिन सर कंपनी एनजीओ थी तो सही नहीं थी, इसलिए मैंने लीव कर दिया। ऑलराइट। तो अभी आप छपरा को रिप्रेजेंट करेंगे अपने जोन से? यस यस सर। ऑलराइट। आपने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है? यस सर। ओके, जो भी लिंक्डइन वगैरह की फॉर्मेलिटी है कंप्लीट कर लिया, राइट? यस सर। ओके, थैंक यू क्रिश। आप लाइन पर ही, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करता हूँ। यस सर। अपना वीडियो माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। ओके, नमन शुक्ला हो गए। नमन, आपसे बात हो गई? नमन शुक्ला, नमन आर यू देयर? यस यस सर, यस सर। ओके, आपसे हो गई। प्रत्युष तिवारी, प्रत्युष तिवारी। यस सर। हाँ प्रत्युष, आप अपना या कैमरा ऑन कर सकते हैं 2 मिनट के लिए? यस सर। कैसे हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? या फाइन। आई एम फ्रॉम पटना बिहार। हिंदी में बात करिए जी। आई एम फ्रॉम पटना बिहार। मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। हिंदी में बात करिए, क्योंकि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। मुझे इंग्लिश नहीं आता जी, और मुझे अपने हिंदी पे गर्व है जी। बोलिए। हाँ, मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ सर। अपने अपने बारे में और बताइए। पटना बिहार तो हो गया, इसके बाद कितना बार बोलेंगे? हाँ, एक्चुअली सर आपकी आवाज़ वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ सर। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए मैं जी कुछ। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ सर। मेरा नाम प्रत्युष कुमार है। मैं पटना बिहार से हूँ और मैंने पहले मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो पहले मैंने बीकॉम किया, उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया, एमबीए फिनांस मार्केटिंग, एंड उसके बाद फिर मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप का फाउंडेशन कंप्लीट किया है और उसके बाद मैंने एलएलबी भी किया है, लॉ का 3 इयर्स लॉ डिग्री भी किया है। और जहाँ तक मेरी वर्क एक्सपीरियंस की बात है, वर्क एक्सपीरियंस मेरे पास डिफरेंट डोमेन का रहा है। मेरे पास फर्स्टली आफ्टर बीकॉम, मैं बीकॉम के बाद मैंने एक अपॉर्चुनिटी गेन किया कि एज ए अकाउंटेंट मुझे मौका मिला वर्क करने का फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की ऑफिस में, तो मैंने वहाँ वर्क किया 2 इयर्स। उसके बाद फिर मैंने टस्कर ग्रुप में एज ए एफएसएम वर्क किया 6 मंथ्स, एंड उसके बाद लास्ट जो है मैंने रीजनल मैनेजर बिहार के तौर पे निर्माण भारत असिस्टेंट काउंसिल में 2 इयर्स प्लस वर्क किया। और उसके बाद फिर मैं अभी एट करेंट जो है वो ये मेरा इंटायर वर्क एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। तो 4 ओवरऑल आपका इयर्स मैंने कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है? मेरे पास जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है सर, ओवरऑल वो 5+ इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रहा है मेरे पास। ओके। और आप बिहार से ही काम करते थे? या मैं बिहार से ही करता था और मेरे अंडर में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स रहते थे, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी रिपोर्ट्स लेनी होती थी वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से लेनी होती थी, और उनको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती थी तो वो लोग मुझे कांटेक्ट करते थे और मैं उन्हें हेल्प प्रोवाइड करता था स्टेट लेवल पे, जहाँ पर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आए या कोई किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम आ रहा है या फिर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो बीइंग
रीजनल मैनेजर, मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मुझे उन्हें हेल्प प्रोवाइड करवाना होता था। ओके, आपका फर्स्ट राउंड डिस्कशन किसने लिया था? मेरा जो है वो फर्स्ट राउंड जो है सर, वो अ, सर ने लिया था। आई थिंक एक सर हैं, उनका जो है उन्होंने नाम अपना बताया था सर, चलो उनका कोई बात कॉल नहीं। आया था। आपने जॉब एप्लीकेशन उन्होंने, फॉर्म फिलअप किया हुआ है? हाँ हाँ हाँ, उसमें मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है सर फिल किया है। उन्होंने नाम अपना बताया था। नाम जो था उनका सर ठीक है, नेट कोई बात नहीं, चेक टैप्स कर के लेंगे। नाम से मेरे पास आया था। कोई बात तो नहीं, कोई नाम बात उन्होंने जो, हाँ, नहीं। ओके, थैंक यू प्रत्युष। आप अपने माइक्रोफोन को बंद कर लीजिए, वीडियो को बंद कर लीजिए, मैं आपसे दोबारा या कनेक्ट करता हूँ। शैलेश शैलेश सर थे, शैलेश सर ठीक है, ने ठीक करवाया है, था नोट कर लिया, नोट कर सर। लिया, थैंक यू। अभी आपने बोला कि आप रीजनल मैनेजर थे, कितने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आप हैंडल करते थे? 25+, बिहार में इंटायर डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं ऑपरेशन था उसका, बट हाँ 25+ डिस्ट्रिक्ट में मैं मैनेज करता था। 25 मैनेजर्स आपको रिपोर्ट करते थे? या रिपोर्ट करते थे। और 25 जैसे सर स्टार्ट जब हुआ था इसका वर्क, तो 25 नहीं थे, धीरे धीरे 25 तक पहुंचा था। तब तक फिर मैंने 2 इयर्स प्लस जो है फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर ग्रेचुटी और पीएफ ये सब कुछ नहीं था। तो ये हम्म कारण बना कि मुझे छोड़ना पड़ा वहाँ से। अच्छा, तो ये आपको कब पता चला कि ग्रेच्युटी वहाँ पे नहीं है? नहीं, एक्चुअली वो तो था शुरू से नहीं, बट उन्होंने कहा था कि 2 इयर्स कुछ समय हो जाएगा सर, तो हम लोग लाएंगे इसको। तो हम्म मैंने बोला कि नहीं, चलिए ठीक है, आपकी अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो कोई इशू नहीं है। कि और भी कंपनीज उसकी, एक्चुअली वो निर्माण भारत असिस्टेंट काउंसिल के अंडर में वो प्रोजेक्ट आता था। हम्म तो मुझे भी लगा कि कहीं वो स्टार्ट होगा, आगे वो लोग इंक्लूड करेंगे अगर डिफरेंट, क्योंकि उस कंपनी की जो है वो मेडिकल से रिलेटेड भी कंपनीज हम्म है दिल्ली में। हम्म तो वहाँ हम्म पर तो था। तो मुझे लगा कि कहीं या फिर हायर अथॉरिटीज़ को वो लोग करेंगे, कहा भी था उन्होंने, पर बाद में नहीं किया। तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा, लेफ्ट करना पड़ा। और हम्म उसके बाद भी फिर उन्होंने उन्होंने मुझे बुलाया कि सर हम्म हम लोग कर लेंगे, बट फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, अब जब एक बार लेफ्ट कर चुके तो आगे की ओर मूव करते हैं तो बेहतर रहता है। वो फिर दोबारा उसी और इंस्टीट्यूशन में जाना मुझे सही नहीं लगा मेरे हम्म, अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने वही फिर आगे के लिए इसकी। ठीक। ऑलराइट प्रत्युष, आप माइक्रोफोन को बंद करिए, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करूँगा। ओके 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 सर, थैंक यू। थैंक यू। विवेक कुमार। जी सर। विवेक जी, थोड़ा सा आपके माइक्रोफोन में कोई डिस्टरबेंस है? अभी आवाज आ रहा है सर सही से? आवाज़ आ रही है लेकिन क्रैकिंग आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आप बात करिए। ठीक आप अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है? जी सर, मैं विवेक कुमार हूँ सर, बोकारो जिला से, झारखंड राज्य से। हम्म और मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया है सर, हम्म और कंप्यूटर भी मैंने किया है सर 1 साल का कोर्स। और मैंने सर वर्क फ्रॉम होम पे कस्टमर केयर में काम किया है फ्रीलांसर पे, डिटवच कंपनी। और अभी सर मैं आपके संस्था से जुड़ा हूँ। विवेक, मैं यहाँ पे रोकना जी चाहूँगा। सर। मैं जी रोकना चाहूँगा, आप अपने माइक्रोफोन को बंद कर लीजिए, क्योंकि या तो अपना माइक्रोफोन और इंटरनेट चेक करिए, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। आपका शायद माइक्रोफोन में इशू है, ठीक है? तो आप दूसरा सर, माइक्रोफोन अभी चेक कर आवाज लीजिए। आ रहा है सर सही से? अभी हाँ आवाज आ रहा है? हाँ, अब क्लियर है। ओ सर, हेडफोन का इश्यू था सर। हाँ। जी सर, मैं विवेक कुमार बोकारो झारखंड से हूँ। हम्म जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है सर, और कंप्यूटर का कोर्स भी किया है 1 साल का। ओके। और मैंने सर आपसे बात हुआ था, मैं सर फिजिकली हैंडीकैप हूँ पैर से। करेक्ट करेक्ट, आपने जी फ़ोन किया। सर। जी, तो तो सर मैंने ऐसे कस्टमर केयर में भी काम किया है, वो हम्म घर से ही काम किया है डीटोच कंपनी में, वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट की तरफ। ओके, जी सर। ऑलराइट। जी, नो इशू, थैंक यू विवेक। आप लाइन पर ही, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करूँगा। ठीक है सर। ओके, लास्ट इज अफजल अफजल जी, अफजल खान प्रोडक्शन को। ओके, आप हैं अफजल जी? मॉर्निंग सर। थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए अपने टीम को, यहाँ पे जो न्यू ज्वाइनिंग है। मैं अफजल खान हूँ। आपका थोड़ा सा कैमरा सामने करिए जी।
आपका कैमरा सामने नहीं आ रहा है जी। वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ हम्म, और मैं आवाज़ नहीं आ रहा जी, बहुत कम आ रही है, क्लियर नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। अफजल खान हूँ, हम्म, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। मैंने ऑटोमोबाइल फील्ड में काम किया है 9 साल। माइक्रोफोन को रिमूव करके बात करिए तो। मैं खान हूँ। अब बेटर है। बेटर है। हम्म, वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने 10 साल करीब ऑटोमोबाइल ट्रेड में काम किया है हम्म, और करीब 10 साल के आसपास जो मैं फॉरेन में रह चुका हूँ। ओके। सऊदी, दुबई, मस्कत, कुवैत, कई कंट्रीज में रह चुका हूँ। हम्म, होटल मैनेजमेंट का काम था मेरा और मैं रमादा होटल में एज ए मैनेजर था। हम्म, और उसके बाद फिर इंडिया में आने के बाद फिर मैं ऑटोमोबाइल ट्रेड में मारुति कंपनी में जनरल मैनेजर भी था। ठीक है। और उसके बाद फिर जब आप लोगों का देखा हमने ऐड, और उसके बाद फिर उनको बहुत अच्छा लगा और आपसे मेरी बात भी हुई। 2-3 बार बात हो चुकी है मेरी आपसे, तो मुझे लगा कि मेरा भविष्य आपके वहाँ से फिर से उज्जवल होने वाला है। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट अफजल जी, थैंक यू। आप लोग अपना अपना माइक्रोफोन और वीडियो बंद कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर इंट्रोडक्शन। या वन कैंडिडेट इज अमृतांशु। सर अमृतांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात, बोलिए जी। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सर अमृतांशु दुबे है हम्म, और मैं जो फूलपुर प्रयागराज का रहने वाला हूँ। हम्म, और मेरा जो क्वालिफिकेशन है सर बीए है और प्लस जो है 6 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर फिनेंस में। हम्म, और एज ए लोन डिपार्टमेंट में था सर मैं। एज ए लास्ट टाइम एसबीआई बैंक में भी था, होम लोन वर्टिकल आपने में टीम लीडर। करीब आप 7 से 8 बच्चों को हैंडलिंग था वहाँ पे। आप ऑलरेडी नेटअप्स में ज्वाइन हो ना? जी सर जी, ज्वाइन सर मैं। ओके, आई थॉट कि न्यू एम्प्लॉय। एनीवे, थैंक यू। माइक्रो वीडियो को बंद कर लीजिए। चलो, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू अफजल जी। अपना माइक्रोफोन वीडियो बंद कर लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फर्स्ट। ओके, सो इस ट्रेनिंग सेशन के टोटल 6 सेक्शंस हैं जिसमें हम कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी ओवर, इंट्रोडक्टरी पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द नेटएप्स कंपनी इन डिटेल। नेटएप्स कंपनी क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हम ये डिस्कशन करेंगे कि नेटएप्स कंपनी के बनने का कारण ही क्या है। जब इसकी एक पेरेंट कंपनी दूसरी थी ऑलरेडी, थ्रेड इंडिया ग्रुप, तो इसकी अभी क्या ज़रूरत पड़ गई बनाने की। इसका मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि नेटएप्स सोसाइटी में एक चेंजेस कैसे ला रहा है और उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है एज अ टीम मेंबर, एज अ लीडर, एज a team leader, as a member, as a regional head or manager, whatever. सो एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन पहले प्ले करते हैं, उसी को हम वो इंग्लिश में है, आप लोग उसको वॉच करिए। इतना टफ नहीं है, आप लोग समझ पाओगे, बट उसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। लेट अस अंडरस्टैंड वन शॉर्ट प्रेजेंटेशन, 2 मिनट का है, कि नेट ऐप्स का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका विजन और मिशन क्या है। ओके,
जो भी इस ट्रेनिंग को मिस करेंगे, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप लोग लाइव टेलीविजन पे देख सकते हैं, सॉरी यूट्यूब चैनल पे आप लोग इसको आराम से देख पाएंगे। How crucial do you think practical education and social services are in shaping the future of our society? Imagine a world where every young person, regardless of their background, has access to quality education and social security. This is the world that NEEDHAPS Foundation works tirelessly to create. NEEDHAPS Foundation, a social services and management consulting company, champions the importance of industrial and practical-based education. Through direct campus counseling, job and education fairs, and primary marketing research and surveys, they reach out to the youth of our nation, promoting government-run apprenticeship programs like NEEM, NAPS, NATS, and BOAT. But they don't stop there. NEETAPS Foundation goes above and beyond, providing free education and career counseling, financial assistance, scholarships, and social security insurance to students aged 18 to 45 years. These are young men and women who may have been left out of society for various reasons. But don't just take our word for it. Hear it from the students who have benefited from NEETAPS Foundation's programs. One student, Ravi, shares, "NEETAPS Foundation changed my life. Their educational counseling helped me choose the right career path, and the financial assistance enabled me to pursue my degree without worrying about the cost." Another student, Priya, echoes this sentiment. "The scholarship I received from NEETAPS Foundation was a game changer for me. It made my education possible, and for that, I will always be grateful." The driving force behind all these efforts is the founder and director of NEETAPS Foundation, Mr. Dhruv Dubey. A serial entrepreneur, Mr. Dubey's vision is to make NEETAPS Foundation a one-point contact for the country's youth, especially those in rural areas who are academically weak, socially disconnected, economically disadvantaged, or lack English and computer communication skills. With a mission to recruit, train, and counsel with 100% employment to 500,000 youths through the apprenticeship degree program in the next 5 years, NEETAPS Foundation is committed to facilitating education almost free of cost, 100% apprenticeship or job, and free social security like health and medical insurance, up to 10 lakh rupees. Here's your chance to be a part of this incredible journey. Visit the NEETAPS Foundation website or contact them for more information. Because when you invest in education, you invest in the future. And the future is now. ओके, सो नाउ होप आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि नेटैप्स क्या है, क्या करता है। हम रन नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आप लोगों से बात भी करते जाएंगे। देखिए जी, मैं नेटैप्स के बारे में बात करूं तो नेटैप्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जैसा हमने पहले बताया, अभी आप लोगों को वेबसाइट पे विजिट भी किया होंगे, लेकिन फिर भी इसको उन्होंने जब निर्माण किया 2008 में एमएसएमई के अंडर रजिस्टर किया, और हमने एनालिसिस किया कि सोसाइटी में जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो बच्चे अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे फैमिली से बिलोंग करने का मतलब मेरा ये है कि जो पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको हर तरह की सपोर्ट मिलती है। भाई जो टैलेंटेड है, एकेडमिकली स्ट्रांग है, उसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट मिल ही रही है, लेकिन या जो पैसे वाले हैं उसके लिए भी ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई आप हार्वर्ड जाओ, MIT जाओ, बिजनेस करो, ये ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ द थिंग इज, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का क्या कहना है। भाई सभी लोग, कोई भी कंपनी अपने यहाँ पे एक बेस्ट एम्प्लॉय के रूप में रखना चाहती है, जो बढ़िया टैलेंटेड हो, बिना बैकलॉग का हो, क्लास में बंक किया हो, पंक्चुअल हो टाइम पे। सभी लोग ऐसे ही एम्प्लॉय को चाहते हैं। तो जो, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिए कोई पॉलिटेक्निक का क्लास है, इंजीनियरिंग का क्लास है, या फिर कोई BA का क्लास चल रहा है,
उसमें 60 बच्चे होते हैं ऑन एन एवरेज। अगर वो 60 बच्चे हैं और 60 बच्चों में से देखा जाए तो 10-5 बच्चों को छोड़ करके बाकी जितने बच्चे होते हैं वे एक दूसरे की कॉपी कर रहे होते हैं। मतलब अगर प्रैक्टिकल में लैब में गए हैं तो प्रैक्टिकल लैब में क्या होता है कि 4-5 लोग काम देखते हैं, उसको प्रैक्टिकल को सीखते हैं, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई आप बना लेना नोट्स और हमें भी दे देना। और जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको थियोरेटिकल समझ में नहीं आता कि हमारे लेक्चरर प्रोफेसर पढ़ा क्या रहे हैं। और भी बहुत सारे लेक्चरर्स ऐसे होते हैं कि जिन बच्चों ने अपनी एजुकेशन हिंदी मीडियम से लिया हुआ है या रीजनल लैंग्वेज में लिया हुआ है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, और सडनली जब वो एकाएक इंग्लिश एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई पेरेंट्स है, वो चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरी बेटी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। वो हमारे बिहार, झारखंड, यूपी के बच्चे हैं, उड़ीसा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, कहीं के भी हैं, पंजाब के हैं। तो ऐसे बच्चे जब जिनकी एजुकेशन का जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम या रीजनल लैंग्वेज होने के कारण, जब वो सडनली एक दिन बड़े न्यूज़पेपर में एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि इस कॉलेज में 1 करोड़ का 50 लाख का पैकेज मिला बच्चे को, तो भी ड्रीम देखते हैं कि मैं भी इंजीनियर बनूंगा, मेरा बेटा भी इंजीनियर है, मेरी बेटी भी इंजीनियर बनेगी और वो भी अच्छा खासा लाइफ में उनका नाम होगा। तो नाउ द थिंग इज कि सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब उस एडवर्टाइजमेंट को देख करके पेरेंट्स उस कॉलेज में जाते हैं तो जो एडमिशन मैनेजर है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता है कि बच्चे को बताता है कि आपको 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए फीस लगेंगे सालाना, बीटेक के नाम पे 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, एक साल का फीस है जी। और हम आपको इतना पैकेज दिलाएंगे। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स फिर उसको ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए लोन लेते हैं। तो भाई जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ऐसे बच्चे जो लोग टैलेंटेड हैं वो क्या बोलते हैं एग्ज़ाम क्रैक लेते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनका भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है जो पढ़ना तो चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है तो लोन लेते हैं। प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए है जो कि उनको ज़बरदस्ती उनको बिना काउंसलिंग के इंजीनियरिंग में डाल दिया गया। प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है। तो ऐसे बच्चे जब कॉलेज में नाम लिखाते हैं या पहले दिन से एक बहुत बड़ा कॉलेज का एनवायरनमेंट देखते हैं, वहाँ पे ओरिएंटेशन होता है, पहले दिन आकर के प्रोफेसर और उनके जो डायरेक्टर हैं या प्रिंसिपल हैं आकर के इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, फिर उसको चले जाते हैं। तो पहले ही दिन से उस बच्चे को क्या होना शुरू हो जाता है कि चलो पहला दिन है, चल गया। लेकिन ये सिलसिला जो कॉन्टिन्यूसली चलता है, अच्छा इंजीनियरिंग वगैरह के सब्जेक्ट इतने हैवी होते हैं। मैं इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं लाइव एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं जब ये इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं, इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, इतना वर्क असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स होता है कि वो अपने पर्सनालिटी, अपने कम्युनिकेशन पे फोकस ही नहीं कर पाता। कॉलेज का 80% का अटेंडेंस का इतना हेडेक होता है कि आपको कॉलेज 80% अटेंडेंस कम रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। कोई लेक्चरर मिस कर देगा तो आपको इंटर मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, अब वो बच्चा क्या करता है कि इंटरेस्ट हो या ना हो, सुबह से लेकर के शाम तक उसको क्लास में बैठना है। और ऐसे बच्चा जो क्लास में बैठेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या होती है
उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे नॉलेज की पोरिंग तो हो रही है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे प्रोफेसर हैं नहीं अच्छे से, नए नए बच्चे आ रहे हैं जो बीटेक वगैरह किए हैं वहीं बीटेक एमटेक करके वहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को जब नॉलेज की पोरिंग कराएंगे, मतलब ये कोई मूवी तो है नहीं, इवन मूवी भी आदमी 2 घंटे की मूवी होती है वो उसमें 15 मिनट का ब्रेक लेता है। और यहाँ तो सुबह से शाम तक वही मैथ्स, वही केमिस्ट्री, वही फिजिक्स, वही बायोलॉजी। तो ऐसे कैंडिडेट को जब क्रिएटिविटी नहीं होती है, थियोरेटिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और थियोरेटिकल पे क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि टीचर को प्रेशर है कि आपको अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करना है, एग्जाम आने वाला है 2 महीने में। अब मान लीजिए जुलाई सेशन में एडमिशन स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर तक तो एग्जाम एडमिशन होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो जिस बच्चे का एडमिशन सितंबर अक्टूबर तक चल रहा है और दिसंबर में उसका एग्जाम है, तो 2 महीने में उसका इंजीनियरिंग का कौन सा कोर्स कंप्लीट कर पाएगा? तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में ये बच्चे उस सब्जेक्ट को कोप अप नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, उनको कंप्यूटर का भी नॉलेज नहीं होता उस समय, पहली बार इस एनवायरनमेंट में गए हैं, अब पता चलता है पहले इस सेमेस्टर में उनकी बैकलॉग की श्री गणेश शुरू हो गए। क्योंकि जब तक वो इंग्लिश समझ पाते हैं तब तक ऐसा नहीं कि ये बच्चे इतने कमजोर हैं कि वो आंसर नहीं लिख सकते। प्रॉब्लम क्या है उनके लिए कि वे जो आंसर जानते हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं और एग्जाम होता है इंग्लिश मीडियम में। फिर ऐसे बच्चे आंसर आते हुए भी आंसर नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण उनका फेल होना, बैकलॉग होना लगना तय हो जाता है। और एक बार बैकलॉग लग गया तो फिर कोई भी कॉलेज आकर के खड़ा हो जाता है, भैया आपका प्लेसमेंट नहीं होगा जी, क्योंकि कंपनियां आ रही हैं सीधे बोलने में, ये बैकलॉग वाले कैंडिडेट नहीं चाहिए। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो जो बच्चे ने लाखों रुपए फीस दे करके बीटेक किया, अब वो ना तो समाज में बता सकता है कि मैंने बीटेक कर लिया, वो भी मेरा बैकलॉग लगा हुआ है, ना तो पेरेंट्स को बता पा रहा है। पेरेंट्स को अगर पता चल गया तो वो भी प्रेशर डाल रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाई किया है, ब्ला ब्ला। इस तरह से वो कैंडिडेट क्या हो रहा है कि अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो पार्ट टाइम जॉब को ऑप्शन ढूंढने लगता है। जो कैंडिडेट मिड क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो लोन लेकर के पढ़ाई करता है और उसने ये सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करके निकलूंगा तो मुझे 4-6 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी और आराम से लोन चुकता कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। लेकिन होता क्या है कि उसका रिवर्स हो जाता है, लोन का बर्डन अलग से, जॉब लगी नहीं, बैकलॉग लगा नहीं। अब बाद में पता चला कि घर भी बिक गया। नाउ द थिंग इज, हमने क्या आइडेंटिफाई किया इस स्टोरी से? इस स्टोरी से आप आप अपने आप को कहाँ पे कोरिलेट करते हो और आपको इस स्टोरी से क्या पता चल रहा है कि इसमें ऐसी कौन कौन सी चैलेंजेस हैं जो कि हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो लेट्स पार्टिसिपेट हियर। अगर कोई यहाँ पे बता सकता है कि यहाँ पे ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, कोई हाथ रेज करेगा? जिसको भी एक क्वेश्चन पूछना, जो सलूशन दे सकता है कि ये प्रॉब्लम है सोसाइटी की, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जस्ट रेज योर हैंड अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो। ये जस्ट ज्ञान का लेक्चर नहीं है जी, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आप लोगों को। जस्ट रेज योर हैंड। कोई बता सकता है कि सोसाइटी की क्या ऐसी चैलेंजेज हैं
5 से 7 ऐसे चैलेंजेस कुछ कोई बता सकता है, या एक एक बता दीजिए आप लोग। यस अफजल जी, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चैलेंजेज हैं? सर ये सोसाइटी के मेन चैलेंजेस हैं। वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ बोलिए जी। ये सोसाइटी के मेन चैलेंजेस हैं और इस पर आपने जो सोचा है बहुत उपयुक्त चीज़ है। अफजल जी और बहुत इस कम चीज़ आवाज़ से आ रही है आपकी, प्लीज़ थोड़ा सा लाउडर बोलिए क्योंकि मेरी सर टीम सुन नहीं पा रही सर है। मैं बताना चाहूंगा सर, मेन प्रॉब्लम तो है सर कि आजकल शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है पूरा। हाँ, शिक्षा को डेफिनेटली एक चैलेंज है कि जी बिजनेस कर दिया गया है। जी ओके सर, ओके। इसीलिए सर आजकल पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है गरीबों के लिए किसी भी अच्छे संस्थान में सर। आप इतना तक कि बुक खरीदिए, ये खरीदिए, छोटे छोटे बच्चों का सर जो है ना 5,000 10,000 का उनका मंथली खर्चा करवा देते हैं स्कूल वाले सर। तो इसमें आपको, गरीबों के लिए आप हमें पढ़ना बहुत चैलेंज मुश्किल हो गया। बताइए, आप हमें चैलेंज बताइए कि ऐसे कौन कौन से चैलेंज चैलेंज हैं जिसमें हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है जी। चैलेंज है सर कि हमें अपने प्रैक्टिकल को बढ़ाना पड़ेगा एजुकेशन में सर। हम्म तो आपको चैलेंज जी ये दिखाई पड़ रहा है कि जी एक तो प्रैक्टिकल पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, जी जी तो ये इस चीज़ की कमी है इसलिए आप रिकमेंड कर रहे हो, राइट? जी सर बिल्कुल। ओके। ट्विंकल, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आपको क्या चैलेंज नज़र आता है कि सोसाइटी में ये चैलेंजेज हैं? और जब मैं सोसाइटी की बात करता हूँ तो उसमें आपका कॉलेज भी आ जाता है, आप भी आ जाते हो, आपकी फैमिली भी आ जाती है और आपका सराउंडिंग भी आ जाता है। यस सर, यू आर आपको राइट सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट के लिए चैलेंज है, स्टूडेंट के लिए अभी आपने जैसे स्टूडेंट के लिए एग्जांपल दिया, बीटेक इंजीनियर, बीटेक स्टूडेंट या अदर डिपार्टमेंट इंजीनियर ही अदर डिपार्टमेंट की हूँ, उनके लिए आपने एग्जांपल दिया। बैक लग जाता है, कंपनी जो है उनको रखती नहीं है, उनके लिए ऑफर नहीं लॉन्च करती है। तो मेरा ये मानना है कि हर स्टूडेंट को ये चाहिए कि हाउ टू ग्रो, हाउ टू स्टैंड, नहीं, उनको हाउ कैसे। टू ग्रो, वन सेकेंड, हाउ टू ग्रो हाउ टू स्टैंड अभी उसको समझ में नहीं आएगा। हम ये यहाँ पे डिस्कशन ये कर रहे हैं कि अभी सोसाइटी की क्या चैलेंजेज हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। व्हाट सोल्यूशन, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन के लिए बैठे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर मेरे नज़र से ये एक प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे इस प्रॉब्लम को अभी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं या इसको कैसे करते? तो हम प्रॉब्लम की एड्रेस करते हैं, वो प्रॉब्लम है क्या? ओके आपने सर। एज ए इंजीनियरिंग सर कॉलेज में आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया वो हमें बताइए। ओके सर। सर जैसे कि हमारा ही देखिए, हम लोग गांव से थे, गांव से फिर निकल के बीटेक करने गए, तो जो कि पहले तो पेरेंट को बताना कि ये मैं पढ़ रही हूँ, और वहाँ पे जो टीचर्स अवेलेबल थे उनको फुली नॉलेज नहीं था। वो थ्योरी एज अ बुक पढ़ा दे रहे थे, थ्योरी के साथ जैसे जावा हो गया या फिर C++ हो गया, उन सबकी नॉलेज नहीं है, बस पढ़ा दे रहे हैं। ओके, तो ट्विंकल जी का ये कहना है, ट्विंकल थोड़ा सा अपना माइक्रोफोन को बंद करिएगा। ट्विंकल का ये लाइव एक्सपीरियंस है। इन्होंने बोला कि वहाँ पे जो लेक्चरर्स हैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में वहीं के हैं या लेस एक्सपीरियंस हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर वो करा नहीं रहे हैं और सिर्फ थियोरेटिकल ला करके ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पर टाइप कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। ओके, इसके अलावा और कौन? नमन शुक्ला, आप क्या देखते हो कि आपके लिए क्या चैलेंज नज़र आता है? दो चैलेंज हमें समझ में आ सर गया, एक अफजल जी ने बता दिया फाइनेंशियल चैलेंज, हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम। सेकंड चैलेंज ट्विंकल जी ने बता दिया कि वो है चैलेंज नंबर 2 कि लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन की कमी है। तो आपको क्या चैलेंज नज़र आता है नमन शुक्ला?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि वो मिड क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम्म और सेकंड की एजुकेशन प्रॉब्लम, दूसरा कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो भी उनको उतना ही चैलेंज करना पड़ता है क्योंकि वो अ, ये हमेशा कॉपी किताब और थ्योरीज में घुसे रहते हैं और वो बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके उस अकॉर्डिंग उनको। हाँ सर। ओके हाँ सो सर बोलिए। नमन शुक्ला जी का पॉइंट नंबर 3 ये है कि एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और भी आता है, वो है पर्सनालिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो उसकी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कोई भी कंपनी यस आती है, सर। इंजीनियरिंग आती है, और तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी उनकी वो इंटरेक्टिंग। उसके लिए हाँ पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन, ये चैलेंज नंबर 3 आइडेंटिफाई किया नमन ने। तो चैलेंज नंबर 1 फाइनेंस, चैलेंज नंबर 2 लैक ऑफ प्रैक्टिकल एंड क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, चैलेंज नंबर 3 ओवरऑल पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन। चैलेंज नंबर 4 क्या है? और कुछ और कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ता? जस्ट ये आपके सराउंडिंग में हुए होंगे ना, ऐसे कौन कौन से चैलेंज हैं, क्योंकि हम उन्हीं चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हुए हैं जी। जागृति, जी सर। सर आप यहाँ जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि हम लोग को केवल थ्योरिकल नॉलेज दे देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग को दिया ही नहीं जाता है। तो हम्म मतलब सर उसके वजह से हम लोग को आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर जॉब भी कर रहा है तो मुझे पता ही ओ नहीं चल रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग को नहीं मिल पाता है। लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, ओके ठीक है, ग्रांट जी। टेकन। ओके, हु इज द नेक्स्ट? ओके, चलिए ठीक है जागृति। अफजल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ऑल राइट। जितने पॉइंट्स पर बात हुई है, हाँ ये सब चीज़ें एकदम से सही हैं, और इन्हीं फोकस पे हमें काम करना चाहिए। ऑल राइट। तो नाउ तो अब हम थोड़ा सा इसी चीज को सिंप्लीफाइड करते हैं राइटिंग फॉर्मेट में। देखिए, ये चैलेंज नंबर इतना ही नहीं है जितना आप लोगों के न्याय, वो सही है, बिल्कुल 100% सही है, हम उसको एड्रेस कर भी रहे हैं। इसके अलावा चैलेंज नंबर सोसाइटी की ये भी है कि अगर कोई कॉलेज से पहले हम अपने सोसाइटी पे आ जाते हैं, अपने घर फैमिली पे आ जाते हैं। अगर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, पॉलिटेक्निक करे, आईटीआई करे, नर्सिंग बने, हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करे, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि लैक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग। हमारे सोसाइटी में काउंसलर के पास जाना या डॉक्टर के पास जाना तब तक उसको सही नहीं मानते जब तक वो बेड रेस्ट में न चला जाए। हाँ या ना? यस सर। सही है। काउंसलर का मतलब वो समझते हैं कि मेंटल साइकोलॉजिस्ट से मिलना ही उनको लगता है कि मेरी बेवकूफ़ी है। उनको वो समझते हैं कि मैं पागल हूं क्या कि मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकता हूं। मतलब एक बच्चे ने, मान लीजिए अज्यूम करिए कि यहाँ पे ट्विंकल जी हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग किया, और नेक्स्ट ट्विंकल जी के पड़ोसी हैं कोई, और उन्होंने बोला कि ट्विंकल ने इंजीनियरिंग किया, उसको जॉब मिल गई, और क्या करो कि तुम भी इंजीनियरिंग करो। क्यों भाई? अब वो कैंडिडेट जो है वो क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? बिल्कुल सही बात है, क्रिकेट एकदम सही खेलता बात है। कह रहे हैं। अब उसको हमारी सोसाइटी, हमारे घर ने बच्चे से एक जो कंपटीटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि अगर ट्विंकल ने कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अरे भाई, हर एक की अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है, यस सर नो। लेकिन उस बच्चे को आप एक मशीन बनाना चाहते हो। सही है। जो सपने आप अपनी पूरा जिंदगी में नहीं कर पाए, आप उस पर क्या कर रहे हो? फोर्स कर रहे हो कि बेटा आपको ये करना ही है। उसने किया तो आप क्यों नहीं कर सकते हो?
हर्षित पांडे अपना वीडियो बंद कर लीजिए प्लीज। नाउ द थिंग इज, ये जो मेंटेलिटी है हमारे सोसाइटी की कि हम अपने बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि भाई 1 सेकेंड डियर, मैं इंटरनेट ऑन करने दीजिए प्लीज। जो हमें इंजीनियरिंग सिखाई जाए अगर हमारी रीजनल लैंग्वेज हो, तो हमने सोसाइटी में कहा चैलेंज नंबर 5वां देखा। मैं आपको चैलेंज की काउंटिंग करा रहा हूं। चैलेंज नंबर 1 फाइनेंशियल रीजन, चैलेंज नंबर 2 लैक ऑफ प्रैक्टिकल एंड क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, चैलेंज नंबर 3 वो था पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन, चैलेंज नंबर 4 क्या था? एजुकेशनल लोन, चैलेंज नंबर 5 हमने क्या डिस्कशन किया? वो था लैंग्वेज। जो हमारे बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि ओनली कॉन्वेंट, ओनली कॉन्वेंट, ओनली कॉन्वेंट। अगर हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या कोई भी स्टेट हो अपने भारत का, अगर स्टूडेंट अपने मातृभाषा में बात करेगा तो उसको लोग डम समझते हैं, हाँ या ना? डू यू फील दीज थिंग्स? ये आप लोग फील किए हो कि जब अगर कोई डीपीएस में बच्चा पढ़ रहा है, कहीं स्कूल में अच्छे पढ़ रहा है, लेकिन हमारा एक कोई हिंदी बोलने वाला रीजनल लैंग्वेज की बात करता है तो उसको डम मानते वैल्यू नहीं हैं? दी हाँ, जाती ये चीजें, ये सच है या नहीं है? यस सर, सही है। यस सर, राइट है सर, लेकिन फैक्ट है सर, राइट नहीं है, फैक्ट है। लेकिन जब आप मैकेनिक के पास जाते हो गैराज में, तो वहां पे आप उससे इंग्लिश में बात करते हो या फिर अंग्रेजी में बात करते हो? हिंदी में सर तो बात। उससे तो जो भी रीजनल लैंग्वेज होगा वो मैकेनिक है ना। और मैकेनिक कौन सी लैंग्वेज जानता है? मशीन की लैंग्वेज रीजनल जानता है। लैंग्वेज जानता है। वो मशीन की लैंग्वेज जानता है। अगर आप उससे हिंदी में ना बात करो, इंग्लिश में ना बात करो, कोई भी लैंग्वेज में बात करो, उसको सिर्फ बाइक में साइन लैंग्वेज बात कर लोगे तो भी वो समझ जाएगा। यस सर नो? यस सर। सही। अब आप बताइए यहाँ पे लैंग्वेज कहाँ से आ गई कि आप बच्चे के ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हो कि ये बच्चा अंग्रेजी बोलेगा तो अच्छा हो गया, जो बच्चा हिंदी या रीजनल अपना तमिल, तेलुगु, उड़िया, मद्रासी और उड़िया हिंदी बोलेगा तो खराब हो गया जी। इंजीनियरिंग सीखने लिए कॉन्सेप्ट जो होना जरूरी है, पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। अगर आपके बिहार के, हमारे बिहार के, मैं नाम लेने से हिचकूंगा नहीं, चाहे आपके खान सर हों, वो अपने स्टाइल ऑफ एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं ना। शायद कोई यहाँ पे जानता है इसको, उनका नाम को। वो अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यस सर नो? लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यस सर। यस सर। दूसरा एग्जाम्पल है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, यूपीएससी में वो कराते हैं। तो कहने का मतलब हमारा मानना ये है कि इंजीनियरिंग भी जिस तरह से अगर नॉन टेक्निकल डोमेन में है, उसी तरह से इंजीनियरिंग सीखने के लिए, मेडिकल सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि बच्चे को आप जबरदस्ती फोर्स करो कि अगर आपको इंजीनियर बनना है कॉन्वेंट ही जाना पड़ेगा। नहीं जी, हमें प्रैक्टिकल के साथ साथ उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज पे कमांड करानी होगी। हमारा मानना यह है कि अपने रीजनल लैंग्वेज पे हम बात करते हैं तो हम ज़्यादा सहज फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, और हमें उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो चैलेंज नंबर 4 हमने क्या देखा कि कॉलेजेज में, मैं नॉर्मल बीए कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ रूरल एरिया के, मैं उन कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो बच्चे लाखों रुपए दे करके इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग के नाम पे वहाँ पे जाते हैं। कॉलेज में नाम लिखाना गलत नहीं है, पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से पढ़ाई का, एजुकेशन का माहौल बना दिया गया है वो गलत है जी। हाँ, जो बच्चा टैलेंटेड है, जो कॉन्वेंट से पढ़ा है, हो सकता है उसके लिए इंग्लिश का सब्जेक्ट और इंजीनियरिंग पढ़ना आसान हो, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता जी। मुझे मैथमेटिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, और मैं उसके लिए कमांड रखता हूँ। फिजिक्स आता है।
मेरा परिवेश, मेरा बैकग्राउंड वो नहीं रहा, तो आप हमें क्यों फोर्स कर रहे हो? तो कॉलेज क्या करते हैं, वो सभी को एक ही तराजू में तौलते हैं, एक ही लेक्चर को लाते हैं, वो इंग्लिश में आकर के बक के चला जाएगा। अब बाद में बच्चा क्या करेगा? दिन भर क्लास में बैठ करके अपने सिर को खुजाएगा। ये बहुत अच्छी चीज आपने सोचा है। तो नाउ द थिंग इज, हमने डिसीजन लिया कि ये जो बच्चे अपने रीजनल लैंग्वेज को बोलने में शर्म लग रहा है, और जो ये एमएनसी कंपनियां आती हैं, पटर 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 अंग्रेजी 2 अक्षर बोलेंगी, फिर उसको रिजेक्ट कर देंगी, क्यों नहीं बोल पा रहे? अरे भाई, उससे आप टेक्निकल पूछ लो ना, रीजनल लैंग्वेज में कुछ को आता है कि नहीं आता है। आपको प्रोग्रामिंग जाननी है तो प्रोग्रामिंग के बारे में आप रीजनल लैंग्वेज बात कर लो ना। क्योंकि आप कंपनी में ले जाओगे, वहां अंदर तो आप हिंदी में बात करोगे, रीजनल लैंग्वेज बात करोगे, वहां की आपकी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए, फ्रेशर कैंडिडेट को, उसको अब रिजेक्ट करना है, क्योंकि आपके ऊपर से रिकमेंडेशन आ चुका है कि कितने बच्चों का, कौन से बच्चों का सिलेक्ट करना है। ये कारण है प्लेसमेंट न होने के। मैं सबके लिए बोलता हूँ, बहुत सारे कंपनियों में ऐसा होता है। तो नाउ द थिंग इज कि हमारा मानना ये है कि रीजनल लैंग्वेज में, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आज के डेट में एक दो मैं सिनेरियो यहाँ पे पुटअप करता हूँ, और आप उसका आंसर दीजिएगा। आंसर सबको दीजिए, कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि ये डिस्कशन का पार्ट है। हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और नेटअप्स क्या है, किसके लिए काम करता है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए एक कैंडिडेट है आपके बिहार का, वो भोजपुरी जानता है, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। उसने 2-3 साल उसने गैराज में रह करके काम किया, ठीक है। और एक कैंडिडेट है दिल्ली से, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, उसने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया। एक ने 4 साल लगाया, एक ने भी 4 साल लगाया, या 3 साल लगाया, 2 साल ही लगाया, कोई बात नहीं। दोनों कैंडिडेट को हमने भेज दिया। अज्यूम करिए कि एक ऐसे स्टेट में जहां पे ना तो हिंदी बोली जाती है, ना तो भोजपुरी बोली जाती है, ना तो अदर लैंग्वेज, वहां पे इंग्लिश भी नहीं बोली जाती। अज्यूम करिए, मान लीजिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो दोनों बच्चों को हमने भेज दिया कि आप केरला चले जाओ। अर्षित, अपना माइक्रोफोन बंद करिए प्लीज। अब बताइए कि केरला जाने के बाद, थोड़ा सा बीच में मत बोलिएगा, हैंड रेज करिएगा। केरला जाने के बाद सिनेरियो ये है कि आपको क्या लगता है सबसे पहले जॉब किसको मिल सकती है? एक ऐसे कैंडिडेट को जिसने 10 लाख रुपए करके बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हुआ है, या फिर एक ऐसे कैंडिडेट जिसने कभी कॉलेज गया ही नहीं, बट हाँ गैराज वगैरह में काम किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ना तो इंग्लिश आती है, ना तो हिंदी आता है। तो आपको क्या लगता है कि किसको जॉब पहले लगेगी और क्यों लगेगा? पहले रेज हैंड किए हैं नमन शुक्ला। नमन, आपको क्या लगता है? सर, इस पहले तो वो जो 4th ईयर वो जो गैरेज में काम किया है उसको लगेगी, क्योंकि वो भले उसको वो नहीं आता, इंग्लिश, हिंदी, कर्नाटक का कुछ नहीं आता, लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है। वो उसको आप साइन भी दिखा दोगे कि ये टूटा हो गया है, टूट गया है, आप किसी भी लैंग्वेज में आपको नहीं समझ, वो देख कर बता देगा कि ये क्या प्रॉब्लम है। और वो एज अ इंस्टीट्यूट में जो वो पढ़ा है,
वो आपको नहीं बता पाएगा कि वो क्या है, क्योंकि उसको जब तक आप डिटेल में न ब्रीफ में बताओगे नहीं कि ये प्रॉब्लम फेस किया मैंने, ऐसे ऐसे किया, तब तक वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो नमन शुक्ला का ये अपना परसेप्शन है। अफजल जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ इस बात से। क्रिस और गौरव, आपको क्या लगता है? सर मैं भी नमन जी के आंसर से सहमत हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिसने बीटेक मैकेनिकल किया हुआ है, 4 से 10 लाख रुपए लगाया है, उसको जॉब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर उसके पास एक्सपीरियंस। ओके, उसके अलावा नो और सर, कोई रीजन? सर एक्सपीरियंस का उसमें कोई इशू नहीं है। एक्चुअली वो ना, इसको पहले तो वहां पे इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेज चाहिए, पहली चीज। उसके पास वो लैंग्वेज से बात कर ही नहीं पा रहा है। बट दूसरी उसको चीज इंग्लिश उसको आती है ना, इंग्लिश आती है तो केरला में सरवाइव कर सकता है ना। सर आपने तो बोला कि वो अदर, मतलब कुछ इंग्लिश भी नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं नहीं, आती, तो फिर इंग्लिश उसको नहीं आती, जो कैसे? गैरेज में है उसको नहीं आती है, लेकिन जो बीटेक दिल्ली जैसे शहर से किया होगा तो उसको तो इंग्लिश आती होगी ना। बट सर उसको मशीन को लर्न करने, मतलब जो हाँ, मशीन ने करेक्ट, जो 4 साल दिया है, उसको इसके अंदर स्किल्स तो नहीं है ना सर। राइट, उसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं है। राइट। तो नाउ द थिंक, जो हमने एक निष्कर्ष निकाला कि देखिए, जो गैराज में रहने वाला है उसको कुछ भी नहीं आता है, बट अगर वो कहीं पे भी खड़ा हो जाए, इवन ऑन हाईवे आल्सो, या किसी गैराज के सामने खड़ा हो जाए, वो कुछ ना बोले, कोई बाइक अगर सामने आ जाए, जस्ट एक साइन लैंग्वेज में रिक्वेस्ट कर सकता है, सर आई वुड लाइक टू ट्राई, मैं ट्राई करना चाहूँगा इसको। तो गैराज मालिक क्या करेगा? देख ले भाई, तू ही देख ले, यस सर नो। सही है। तो सीधे बोलेगा कि मैं आपको 500 रुपये 1000 रुपये दूंगा, काम करोगे मेरे यहाँ? हाँ या ना? वो दे देगा ना। यस सर, यस सर। इसका मतलब क्या है कि महीने को उसको वो बोल देगा हाँ रहो खाओ सब यही मिलेगा, 1000 रुपये दूंगा आपको, मतलब 30,000 रुपये उसको जॉब की मिल गई, रहना खाना मिला होगा 40 पहुंच जाएगा। वो 40-30 की जगह डिमांड भी कर सकता है, मैं 40 लूंगा, इसलिए कि उसका प्रैक्टिकल पावर तो अच्छी है। ये है, वो सरवाइव कर पा रहा है। बट जो कैंडिडेट बीटेक मैकेनिकल किया हुआ है, ऑटोमोबाइल किया है, वो अपने एटीट्यूड में है, भाई मैं तो मैकेनिकल किया, मैं इसको मोबिल ग्रीज के मैं अपने हाथ में कैसे लगाऊंगा? अरे भाई, ये तो आपको तब सोचना चाहिए जब आपने बीटेक मैकेनिकल किया था। अब कोई सिविल इंजीनियरिंग करे या बोले कि मैं धूप में खड़ा होकर के साइट इंजीनियर का काम थोड़ी करूंगा, मैं तो लेबर से काम कराऊंगा। तो लेबर तो काम करेंगे तो लेबर जैसे भी आपको खड़ा रहना पड़ता है जी, है? तो हमारा मानना यह है कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन और रीजनल लैंग्वेज से इम्पोर्टेंट है मशीन की लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट को समझाना। कॉन्सेप्ट समझा जाता है, काम करने से आता है। काम करोगे, कैसा भी कठिन से कठिन काम रहे, आप देखते रहोगे, ऑब्जर्व करते रहोगे, सीख जाओगे। करेक्ट ना? और कितना भी टफ सब्जेक्ट हो, कितना भी टफ सब्जेक्ट हो, अगर आपको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, बार बार देखोगे, हमारी गारंटी है कुछ 50 बार में वो 100% वो याद ही हो जाएगी। भले ही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, लेकिन वो इतना याद जाएगा जिसको ये करने से ये सॉल्व हो जाएगी, बस हो गया। हाँ या ना? नाउ द थिंग इज, जब हम मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूं जो पढ़ने में थोड़ा सा डाउन साइड में, उनको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो हमारा जो मानना ये है कि हमें अपने रीजनल लैंग्वेज को में एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है जो बच्चों के ऊपर थोपा जाता है कि नहीं अगर आपको इंग्लिश आएगा तभी आप अच्छे हो, नहीं जी, बच्चे के ऊपर मेंटल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, अननेसेसरी। पेरेंट्स को काउंसलिंग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट, जो बच्चा क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब ये नहीं को खराब है जी,
इसका मतलब यह है कि आपको स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस नहीं पता है, स्पोर्ट्स में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं वो आपको नहीं पता है। जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स डिजाइनिंग है, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग है, स्पोर्ट्स गेमिंग है, स्पोर्ट्स कमेंट्री है, जर्नलिज्म है। अपॉर्चुनिटी कम है क्या जी? तो अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो अगर हम उस बच्चे को रिकमेंड करें जिसको मैथमेटिक्स फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट खेलना पसंद हो, तो उसको बोलें कि बेटा जो आपने क्रिकेट खेला है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा जो ये क्रिकेट का पैरामीटर है कि गोल एरिया कितना होना चाहिए, पिच एरिया कितना होना चाहिए, बैट साइज कितनी होनी चाहिए, या टी शर्ट का लोगो कैसे डिजाइन करोगे, अगर हम उसको थोड़ा सा इस तरह का असाइनमेंट दे दें कि इसको थोड़ा सा लिख करके हमें दिखाओ कि हम चाहते हैं कि मैं इसके लिए काम करूं, वो उसमें इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा जी? तो ऑटोमेटिकली उसको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई कराओगे, स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई करोगे, ऑटोमेटिकली करियर, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही चीज़ है, अलाइनमेंट हो जाएगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम बस डिग्री 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 डिग्री। तो ये चीज़ें। तो नाउ द थिंग इज, अब हमारे सोसाइटी में चैलेंज नंबर 7 क्या है? यहाँ पे भीड़ लगी, होड़ लगी हुई है। जिसके पास ज़्यादा डिग्री वो ज़्यादा, क्या बोलते हैं, बुद्धिमान, जो भी है भाई। डिग्री से 10th 12th देन BA देन B.Ed BTC LLB ADCA BCA, मतलब आंख बंद करके कोई ऐड देखा, चलो यार LLB आज कर लेते हैं, फिर क्या नजर आया, एक B.Ed कर लेते हैं, फिर क्या है M.Ed कर लेते हैं, फिर M.Phil कर लेते हैं, रिसर्च। अरे कितनी डिग्री लोगे जी? डिग्री आप ले रहे हो, मौज कौन ले रहा है? कॉलेज वाला, उनको पैसे मिल रहे हैं जी। तो जो सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, चैलेंज नंबर 8, कि जो होड़ लगी हुई है। अच्छा, होड़ क्यों लगी हुई है? अधिकतर बच्चों का मानना यह है कि मेरे पास मल्टीपल डिग्रीज रहेंगी तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें मैं अप्लाई कर दूंगा, गवर्नमेंट की आएगी, मैं तो राजा बाबू बन करके गवर्नमेंट के सिर पे बैठ करके 30-40 साल तक आराम से पैसे उठाऊंगा। यही मेंटलिटी होती है ना, इसीलिए तो डिग्री लेते हैं। और किस लिए लेते हैं? क्या आपको लगता है कि जो B.Ed करता है उसको टीचर बनना होता है? क्या हमें कोई बता सकता है कि क्या B.Ed का कोई टीचर से कोई लिंकअप है? नो सर। B.Ed का कोई टीचर से लिंकअप ही नहीं जी। जिस बच्चे को टीचर बनना है ना, B.Ed करने की जरूरत नहीं है। B.Ed एक सिर्फ सर्टिफिकेट है कि आपको कैसे पढ़ाया जाता है, वो चीज़ का वो तो आराम से, जब कैंडिडेट को, अगर किसी टीचर को, किसी टीचर को आप पढ़ाने के लिए मौका दे दीजिए, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को, वो खुद ही 1 साल 2 साल में सीख जाएगा कि कैसे लेसन प्लान बनाना है, कैसे लिखना है। टीचर एक शैली होती है पढ़ाने की ना, और वो आता है एक्सपीरियंस से। B.Ed D.LED की सर्टिफिकेट लेने से नहीं आता जी। उसी तरह से इंजीनियरिंग है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। उसी तरह से होटल मैनेजमेंट है तो काम करने से आता है। हमने 1-2 प्रोफेशन देखा हुआ है, जैसे आपका एक प्रोफेशन है लॉ और एक प्रोफेशन है मेडिसिन। इन दोनों में कॉमन क्या है, कोई बता सकता है? इन दोनों में कॉमन क्या है? एनीवन? यस नमन? सर ये दोनों प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। वो तो ठीक है, कॉमन क्या है? एक हो गया, उसके अलावा कॉमन कोई भी जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट कंट्रीब्यूट ओनली। ये नमन का मीटिंग नहीं है, मेरी मीटिंग नहीं है।
यहाँ पे कोई रॉन्ग राइट नहीं है। वी आर डिस्कसिंग ऑन सम एजेंडा, सम चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि कंपनी का बेस ही इसी पर टिका हुआ है। कोई नहीं बोलेगा क्या कॉमन है? हिमालय सिंह जी। सर किस किस चीज में सर? लॉ और मेडिसिन में जी। ऐसा क्या कॉमन फैक्टर है? लॉ और मेडिसिन में सर? हाँ जी, कोई बता सकता है? सर नहीं? ओके, दोनों चलिए अपने सर जो अपने लेवल में एक्सपर्ट सर कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों में प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। ओके, हाँ ठीक है, ये थोड़ा समझ में आता है। ओके, थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं इसको। यस नमन। सर ये कॉमन है कि दोनों में जैसे कि उसमें हमको लॉ को पूरा डीपली पढ़ना पड़ता है कि क्या कैसे क्या है, ओके और ओके ओके उसमें ओके, नो भी नो 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 नो, मेडिसिन को भी। और ठीक है, दोनों चीज़ें पढ़ना पड़ता हो तो ठीक है। उसके अलावा कोई कॉमन मैं आपको बता दूं, चलो ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। दोनों प्रोफेशन में जो हमें सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है, और दोनों ही प्रोफेशन जब अपने घर से तैयार होकर के निकलते हैं, एक डॉक्टर अपना ड्रेस पहनता है व्हाइट कलर का, एक लॉयर अपना ड्रेस पहनता है ब्लैक कलर का, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। अब उनसे पूछिए कि सर आप कहाँ पे जा रहे हो, मैम आप कहाँ पे जा रहे हो, तो क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? क्लिनिक। नो, कहाँ पे जा रहे हैं? प्रैक्टिस करने। क्या करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस। किसी ने ये सब सुना है हुआ? यस यस। आई एम डूइंग प्रैक्टिसिंग, एक शब्द आता है प्रैक्टिस। किसी ने यस सर, सुना है? और वो लोग खुद को प्रैक्टिशनर भी कहते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर, बिल्कुल, मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये दो प्रोफेशन है, वे हमेशा इसी शब्द को ही प्रोनाउंस करते हैं। आप डॉक्टर से पूछोगे कहाँ पे? क्लिनिक। क्या करे? प्रैक्टिस। मेडिसिन लॉयर क्या करे? सर बार काउंसिल में जा रहे हैं, क्या करना है? प्रैक्टिस। उनका प्रोफेशन प्रैक्टिस। एक कॉमन जो फैक्टर है प्रैक्टिस है। इंजीनियरिंग में ये चीज़ नहीं आती। ये सिमिलरिटी है। हाँ जी, यही सिमिलरिटी है, दोनों एक जैसी दोनों की लैंग्वेज है। इसीलिए प्रैक्टिस जहाँ पे ऐड हो जाता है ना, वहाँ पे लर्निंग आ जाती है, प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, राइट ना? ये कॉमन फैक्टर हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो यही था कि हमें जो अगर सीखनी है, अगर लॉ सीखनी है तो आप बुक से नहीं सीख सकते हो। जब आप रियल टाइम केसेस को पढ़ो, देखोगे, सुनोगे, सिनेरियो को समझोगे, तब जाकर के आप लॉयर बनते हो। आपको क्या लगता है सिर्फ एलएलबी की डिग्री लेने से आप लॉयर बन जाओगे क्या? 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये डिग्री पैसे देने से? बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पड़ते हैं, पैरामीटर, उसके बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट हैं, क्रिमिनल एस्पेक्ट, बहुत सारे उसके सिनेरियो से गुजरना पड़ता है। आपको केस स्टडी को स्टडी करना पड़ता है, कोर्ट में जाकर के प्रोफेशनली प्रेजेंट करना पड़ता है। यस सर नो? यस सर। तो आपको क्या लगता है सिर्फ ये एलएलबी की डिग्री सफिशिएंट है आपको? राइट? तो ये होती है प्रैक्टिस, यही होती है प्रैक्टिकल पावर। तो ना हमारा जो फोकस एरिया है, हमने जो चैलेंज देखा कि बच्चे जो डिग्री, ये पॉइंट हमने डिस्कशन क्यों किया है, जो बच्चे डिग्री के पीछे भाग रहे हैं ना, और उनको लगता है डिग्री होल्डर बनने से मुझे जॉब मिल जाएगी, हमें काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। हमें बताने की ज़रूरत है कि आपको डिग्री होल्डर बनने से जॉब नहीं मिलेगा, बल्कि स्किल होल्डर बनने से जॉब मिलेगा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी डेली स्किल होल्डर बनिए जी, स्किल होल्डर बनिए जी, वही चिल्ला रहे हैं, बट कोई सुनने को तैयार नहीं, डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम अभी डिस्कशन करेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज आर द 7 to 8 पैरामीटर्स जो कि हमने आइडेंटिफाई किए, और हमने
नेटैप्स ने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये सभी प्रॉब्लम एक ही क्लिक में सॉर्ट आउट हो जाए। उसका सोल्यूशन क्या है? हम ऐसा क्या कर दें कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बच्चों की दूर हो जाए, ऐसा क्या कर दें कि जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए, हम ऐसा क्या कर दें कि उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो भी सॉर्ट आउट हो जाए, हम ऐसा क्या कर दें कि जो उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए, हम ऐसा क्या कर दें कि जो लोग डिग्री होल्डर के पीछे भाग रहे हैं स्किल होल्डर में कन्वर्ट हो जाएं, हम ऐसा क्या कर दें कि वो जो एब्रॉड में विदेश में जाने का सपना देख रहे हैं उनको हम क्या कर दें कि वो भी विदेश जा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऐसा क्या कर दें, हम ऐसा क्या कर दें कि उनको रोटी कपड़ा और मकान जो उनकी बेसिक नीड है सॉर्ट आउट हो जाए, और उसमें जो हमें विंडो नज़र के आता है, क्योंकि हमने जब IIM बेंगलुरु में थे तो एक प्रोफेसर से हमने क्वेश्चन पूछा था कि सर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें या एंटरप्रेन्योर्स कैसे बने। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। हमने पूछा था कि सर कौन सा ऐसा बिजनेस करें, कौन सा ऐसा बिजनेस हमें करना चाहिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेस्ट रहेगा। तो किसी ने बोला कि ऐसे आइडियाज आपको इंटरनेट पे हज़ारों मिल जाएंगे। कोई बता सकता है कौन सा बिजनेस अच्छा करना चाहिए, कि कौन सा बिजनेस हमें सही करेगा? कोई आइडिया दे सकता है? अच्छा, बिजनेस आइडिया कैसे जनरेट करें, कोई बता सकता है? जस्ट रेज योर हैंड। मैं थोड़ा क्यूरियोसिटी जानता चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ तक सोच पाते हो इस चीज़ को। अफजल जी सर, आपको क्या लगता है कि आपको बिजनेस आइडिया मतलब कौन सा बिजनेस किया जाए कि वो सस्टेन रहेगा, वो काम करेगा? आपको क्या लगता है या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बेस्ट बिजनेस आइडियाज क्या क्या हैं, या कैसे आप जनरेट करोगे? थोड़ा सा एक आध ट्रिक बता सकते हो जिसमें लॉस भी ना हो, वो सस्टेन कर जाए। हाँ, बिजनेस करने में सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हमको जो है बिजनेस को आगे बढ़ाना कैसे चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कौन सा बिजनेस किया जाए जिसमें हमें प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो, या एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन सा आइडिया, कैसे वो बिजनेस आइडिया कैसे जनरेट करे। कोई बता सकता है? यस आदित्य। जी सर, जैसे इस टाइम में ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है कि खाने पीने का जो बिजनेस है इसमें स्टार्ट किया जाए, चलिए फर्स्ट ब्रांच डाली जाए जैसे, क्योंकि इंसान आजकल सब कुछ में वेट कर नहीं सकता है ठीक है, लेकिन खाने में एक 1 सेकेंड आपका एक समझ में आ गया कि आप खाने पीने पे फोकस कर रहे हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि बिजनेस आइडिया कैसे जनरेट किया जाए, कि कौन सा बिजनेस आइडिया बेस्ट होगा, खाने पीने का चलेगा कि कुछ और चलेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि सर, कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है ना। एजुकेशन लाइन में भी बिजनेस में सर लॉस नहीं है हाँ उसमें। ओके, ठीक है, एक बिजनेस आपको लगता है एजुकेशन, लेकिन उतने ज़्यादा कंपटीटर भी हैं आपके बगल में खड़े हुए हैं। हाँ कृष्ण गौरव। सर बिजनेस वहाँ के अकॉर्डिंग सर्वाइविंग, मतलब वहाँ के पीपल के अकॉर्डिंग देख कर, वहाँ पे पब्लिक डिमांड क्या है ये सब देख कर उसके बाद सोचा जाता है कि वहाँ पे किस चीज का बिजनेस हमारा चलेगा एग्जैक्टली, और तो एक लॉस थोड़ा सा नहीं पॉइंट कृष्ण गौरव ने थोड़ा सा पाएगा। रिफाइन किया। यस नमन शुक्ला, आपको क्या लगता है? एवरीवन गेट सर पार्टिसिपेटेड जिस में, चीज ये सबका सर डिसीजन है जी। हाँ जी। सर जिस चीज में आपकी स्किल्स है, जिस चीज में आपको, मतलब आप जिस चीज में एकदम परफेक्ट हो, उस चीज का आप बिजनेस करोगे तो नो लॉस, हाँ, ओनली बट मेरा ग्रोथ। क्वेश्चन ये नहीं था कि स्किल्स तो ठीक है, अच्छी बात है कि वो होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि कौन सा बिजनेस आइडिया हमें करेंगे तो लॉस नहीं होगा, वो सस्टेन कर जाएगा। जी साक्षी, साक्षी, ऑलराइट, चलो, बहुत सारे आप लोगों ने आइडियाज दिया। जो हमने सीखा है, अपना हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग। जो हमने सीखा है वो ये है,
अगर किसी को भी, ये सबके लिए कॉमन है और नोट कर लीजिएगा, इससे बेहतर बिजनेस आइडिया हो ही नहीं सकता। जिसको भी एंटरप्रेन्योर बनना है, मैन बनना है, अपना खुद का बिजनेस करना है, उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की स्किल्स होनी चाहिए। मतलब एग्जाम्पल लेता हूं, आप एक रास्ते से जा रहे हो, आपने रास्ते में देखा कि एक जगह गड्ढे है, पाथोल है, आपने क्या किया, उसको एक दिन चले गए, इग्नोर कर दिया। फिर 2 दिन बाद फिर जाते हो उस रास्ते से, फिर देखते हो वहां पे गड्ढा अभी भी बना हुआ है। फिर भी आपने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। 4 दिन बाद फिर आप जाते हो, फिर देखते हो कि वहां पे गड्ढा तो ऑलरेडी अभी बना हुआ है। तो अगर आपने लगातार ये अगले 7 दिन तक यही चीज देखा, तो अगर आप रियल में एंटरप्रेन्योर हो, ये चेक करने की एलिजिबिलिटी भी है, ये ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं है। वहीं पे आपको आइडिया जनरेट हो जाना चाहिए कि दिस इज द रियल प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गया तो सॉल्यूशन उसका कैसे निकलेगा, वही आप एंटरप्रेन्योर बन गए, वहीं आप एंटरप्रेन्योर बन गए। तो सोसाइटी के प्रॉब्लम को देखना और उसको कैसे फिक्स किया जाए, उस पर पेपर वर्क करना, उस पेपर वर्क पे करके प्रॉपर प्रोजेक्ट को तैयार करना, देन रिस्पेक्टिव ऑफिशियल्स को उसके सामने रिप्रेजेंट करना, आपका बिजनेस कभी फेल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को कॉन्टिन्यूसली फॉर 7 डेज, 10 डेज, 1 महीने देखा, ऑब्जर्व किया, बट उस प्रॉब्लम को उसी रास्ते से सभी लोग जा रहे थे, लेकिन सिर्फ आपके ही दिमाग में अगर वो चीज़ आ गई कि ये प्रॉब्लम है, पाथ होल है, अगर प्रॉब्लम है और कोई एड्रेस नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि आपने वेट किया, शायद कोई ऑफिशियल आएगा, कोई ना कोई आएगा, इसको सॉल्व करेगा, लेकिन आपने नहीं दिखा। लेकिन आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई कि मुझे इस काम को कर देना है, यही आपका एंटरप्रेन्योर है। तो जिस पर्सन के अंदर ये क्वालिटी आ गई, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की और उसको सल्यूशन निकालने की, आई एम 100% श्योर कि उसका कभी बिजनेस फेल नहीं होगा। हाँ, उस पर फिर अब वहाँ पे आती है कि जो कैसे किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, वो अलग स्ट्रेटजी होती है, उसके लिए प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आइडिया कैसे जनरेट होगा वो हमने आपको, ये जब हम कभी एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास आप लोगों को देंगे तो बताएंगे, बट फिलहाल अभी इतना नाउ द थिंग इज, हमने क्या डिसाइड किया कि ये जो चैलेंजेज हैं हमने आइडेंटिफाई किया कि अगर कॉलेज वाले सोसाइटी को ब्लेम करते हैं, सोसाइटी वाले बोलते हैं कि कॉलेज नहीं पढ़ा रहा है, कंपनी बोलती है कॉलेज अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहा है, कॉलेज बोलती है कि मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उसमें बच्चे बोलते हैं कि मुझे कॉलेज से अच्छा प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, कंपनी बोलते हैं कि मुझे लेबर मिल रहे हैं, पढ़ाई वाले बच्चे मिल नहीं रहे हैं। तो जो ये ब्लेम गेम चल रहा है ना, मुझे उसी में अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि इस सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी है, वो है रूरल एरिया के बच्चों को काउंसलिंग करने की। रूरल एरिया के बच्चों को काउंसलिंग करने की, जिसमें हम उनको बता सकें कि अगर आपका ड्रीम है इंजीनियर बनने का, डायरेक्टर बनने का, या डॉक्टर बनने का, या कुछ भी करने का, पैसे नहीं हैं तो
उसका वहीं पे अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ गया। दैट इज़ वाई हमने अपनी पहली कंपनी उसको नेटैप 3D इंडिया ग्रुप को साइड में किया, दूसरी कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम रखा नेटैप्स। और नेटैप्स का पूरा नाम आता है नेशनल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अप्रेंटिसशिप डिग्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या निकल गया है कि जहाँ पे रूरल एरिया में जहाँ पे बच्चों को न्यूज़पेपर का भी एक्सेस नहीं है, कंपनियां अगर वहाँ पे नहीं जा रही हैं क्योंकि वो अपने लग्जरी जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, लेकिन उनको मैन पावर चाहिए, तो हमने डिसीजन लिया कि हम उनके गांव में जाएंगे, वहाँ पे रूरल एरिया में एक अपना किसी कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग या प्लेसमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर सेटअप करेंगे कॉलेज कैंपस में ही। और उस कॉलेज में महीने में 2 बार जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करेंगे और उस कॉलेज के आसपास जितने भी 15, 20, 25 कॉलेज हैं उनको इनवाइट करेंगे और उस साथ ही उनको जॉब हम देते हुए चलेंगे। अगर कंपनियां नहीं जा रहे तो हम एक ही साथ 15 कंपनियों के वैकेंसीज लेकर के जाएंगे जिससे कोई भी बच्चा जॉब बिना न रहे, और उनको हम डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करेंगे, उनको हम जॉब देंगे। क्योंकि अगर उनको पढ़ने में मन नहीं है, हम सिलेक्शन में ये ध्यान रखेंगे कि हम उन्हीं बच्चों को रखेंगे जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, फेल हो गए हैं, बैकलॉग लगा है, दे आर डिप्रेस्ड अबाउट द करियर, सोशली आइसोलेट है, हम उन्हीं बच्चों को फोकस करेंगे। क्योंकि जो बच्चे ट्रैक पे हैं हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ट्रैक का मतलब जो IIT, नीट, UPSC की तैयारी कर रहा है। तो हमारा जो मेन फोकस एरिया ये रह गया कि हम डायरेक्टली अपने डिस्ट्रिक्ट को 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। लेट्स सपोज मैं वाराणसी से हूं तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल 5 भागों में डिवाइड कर लिया। उसमें से 5 भागों में 5 कॉलेज को आइडेंटिफाई कर लिया जहां पे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है ही नहीं। उस कॉलेज को हम डायरेक्टली जाकर के प्रपोजल सबमिट करेंगे कि सर अगर आपके यहाँ कॉलेज में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट नहीं है तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप नेटैप्स का आउटरीच प्लेसमेंट सेंटर को परमिशन दीजिए, सेटअप सेंटर लीजिए। जैसे आपका एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसी तरह से एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, काउंसलिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम आपके यहाँ 15 दिन में एक बार जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करेंगे। संडे के दिन आपके क्लास को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और साथ ही साथ आसपास के कॉलेजेस को भी इनवाइट करेंगे। इससे क्या रहेगा? इससे ये रहेगा कि आपके कॉलेज के फ्री में ब्रांडिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। तो जब आपके कंपनियों में इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, जॉब मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके कॉलेज का एडमिशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर वाराणसी जोन को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं तो एक हफ्ते में एक कॉलेज, दूसरे हफ्ते में दूसरा कॉलेज, तीसरे हफ्ते में तीसरा कॉलेज, चौथे हफ्ते में चौथा कॉलेज, पांचवा कॉलेज, तो ये सर्कल हमारा राउंड करता रहेगा, जिससे उस कॉलेज को हम सेंटर पॉइंट बना लेंगे और उसी कॉलेज में एक डेट फिक्स कर देंगे कि महीने के इस तरह, या ऐसे कर सकते हैं कि महीने के फर्स्ट वीक में 1 तारीख को कॉलेज ए में, 7 तारीख को कॉलेज बी में, 14 तारीख को कॉलेज सी में, फिर 21 तारीख को उसके नेक्स्ट कॉलेज। तो एक वीक में एक कॉलेज को आइडेंटिफाई करके 5 सेंटर हो गया, 7 बजे 35, लगभग आपका 1 महीने खत्म हो जाएगा। ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। इसलिए हमें जो दौड़ने वाली समस्या है कि हमें दौड़ना पड़ेगा क्या, तो ये प्रॉब्लम दौड़ने की है ही नहीं। ये दौड़ेगा वही जो सिस्टमैटिक काम नहीं करेगा। देखिए जी, किसी भी कॉलेज को 2 ही चीजों की जरूरत पड़ती है, एक एडमिशन और दूसरा प्लेसमेंट। अगर आप उनको बेनिफिट गिनाने पे आ गए, उनको बताया कि आपको एडमिशन में मिलेगा, आपका प्लेसमेंट होगा, फ्री ब्रांडिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट होगा, आप बीच बीच में नेता वगैरह बुला लीजिए, विधायक बुला लीजिए, उनको वोट बैंक चाहिए, ऑटोमेटिकली कैंडिडेट भरमार हो जाएगी।
हम थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर देंगे न्यूज़पेपर वगैरह में या जस्ट डायल वगैरह पे। तो आपको ऑफिस का सेंटर कहाँ पे हो गया? यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि मैं मिर्जापुर से कर रहा हूँ सर, मेरा ऑफिस कहाँ पे होगा? मैं वाराणसी से कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस कहाँ पे होगा? मैं पटना से कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस कहाँ पे होगा? भाई आपका ऑफिस कहाँ पे है? आपका ऑफिस वही कॉलेज का सेंटर है। एक हफ्ते एक कॉलेज में रहिए, सेकंड दूसरे हफ्ते में दूसरे कॉलेज में चले जाइए। और आई थिंक कॉलेज से अच्छा एनवायरनमेंट कहीं का नहीं होता, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। प्रोफेसर के साथ बैठोगे, बच्चों के साथ काउंसलिंग करोगे, क्योंकि आपको बच्चे चाहिए। तो वो चीज़ें आपको कॉलेज कैंपस में, तो आपको ऑफिस का जो सिटिंग पॉइंट है वो एक हफ्ते एक कॉलेज, 2 हफ्ते दूसरा हफ्ते दूसरा कॉलेज, तीसरा हफ्ते तीसरा कॉलेज, चौथा कॉलेज चौथा कॉलेज। दिस इज हाउ कि हम लोग काम करते हैं। यही मैकेनिज्म आपको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सोचते हो कि मैं घर से बैठ करके आज इस कॉलेज में चला गया, कल उस कॉलेज में चला गया, परमिशन नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं मिलता जी। यू पीपल आर एन HR। आपका प्रोफाइल क्या है? कैंपस रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग मैनेजर, हायरिंग मैनेजर। तो आपको प्रॉपरली वहां पे, आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं हो, सेल्समैन नहीं हो कि डायरेक्टली वहां पे पहुंच गए और प्रिंसिपल आपके लिए बैठा है, आपका वेलकम करेगा जी। आपको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ता है, कोल्ड कॉल करके कि हेलो सर, मेरा नाम से नमन शुक्ला और मैं HR एंड करियर HR डिपार्टमेंट नेटैप्स कंपनी के बिहाफ से बात कर रहा हूं सर। नेटैप्स एक सोशल सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी बेंगलोर की है। मैं आपसे मिर्जापुर जोन से बात कर रहा हूं, मैं यहाँ को रिप्रेजेंट करता हूं सर। पर्पज ऑफ कॉल ये है कि हमारे यहाँ कंपनियों में हम एक सोशल सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी भी हैं, साथ साथ 9400 हमारे क्लाइंट हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट आती है। हम आपके कॉलेज में आकर के आपसे मिलना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आपके कॉलेज के बच्चों का प्लेसमेंट कैसे होगा, आपके कॉलेज में एडमिशन कैसे बढ़ेगा। तो हमें आपके कॉलेज का, आपसे मिलने का आधे घंटे का टाइम चाहिए और आपसे भी बच्चों का परमिशन चाहिए, कम से कम मैं आपके एक दिन आपके यहाँ कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे सकूं। इसके साथ ही जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, फेल हो गए हैं, बैकलॉग लगा है, उन बच्चों के लिए हम स्पेशली तौर पे काम करते हैं। तो अगर वो बच्चे जॉब करना चाहते हैं, डायरेक्टली उनको जॉब भी देंगे, उनको पढ़ाएंगे भी प्रैक्टिकल के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से। अब बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी हम उनको एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट देंगे वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उनके घर से 1 रुपये भी नहीं लगता है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं सर कि हम आपके कॉलेज की फ्री में ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग कैसे करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें आपका परमिशन चाहिए। तो प्लीज़ आप में एक कन्वीनियंट डेट और टाइम बताइए। अगर आप पोलाइटली इस तरह से किसी भी विद प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ बात करते हो, किसी भी प्रिंसिपल से, किसी भी डायरेक्टर से, मैनेजमेंट से, वो कितना भी बिजी हो, आपको वो टाइम देगा आधे घंटे बात करने के लिए। आप ऑफिस में आ कर के बात करिए, हाँ या ना। जस्ट आपका अपना व्यू क्या है वो शेयर करिए। जस्ट रेज योर हैंड। यस नमन। यस सर, ऑफ कोर्स देंगे वो आपको टाइप करने नमन का को लगता मौका। है आप कोर्स देंगे, और किसको लगता है? अगर किसी को नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है वो भी बताइए, क्योंकि मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा जी। जस्ट डू द पार्टिसिपेशन डियर एवरीवन हियर। यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही कि आप लोग सिर्फ बैठ करके मौन होकर के सुन रहे हो। अगर आप हमें
चैलेंजेस बताओगे तो मैं उसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करके आपको दूंगा, लेकिन अगर आप पूछोगे नहीं, कल का दोबारा आप हमसे पूछोगे सर मेरे से नहीं हो पा रहा है या हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज डोंट कम विद मी। ये ट्रेनिंग सेशन हमने सिर्फ ज्ञान देने के लिए हमने नहीं रखा है। हम तो जब तक कि हम काम करते हैं ना उसके लिए। अफजल जी, जब तक हम प्रिंसिपल से जाकर के अपने नेट ऐप्स के बारे में नहीं बताएंगे, अपनी विशेषता को नहीं बताएंगे, तब तक हमें वहाँ से परमिशन मिलनी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इस पे मैं चैलेंज क्या होता है कि आपको क्या लगता है कि रीजन क्या हो सकता है कि मुझे परमिशन ना मिले, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं कि इस कारण से हमें परमिशन नहीं मिल सकता? फैक्टर्स ये हो सकता है कि हमको जानकारी नहीं है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की। राइट। अगर हमारी कम्युनिकेशन लेवल वीक है, देखिए जी वो कॉलेज के मैनेजमेंट हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, अगर आपका उनसे बात करने का जो कम्युनिकेशन लेवल रहेगा वो वीक रहेगा, डरने वाला रहेगा, बोल नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिखाई पड़ेगा, वो तो बोलेगा कि चलो रखो जी। प्रिंसिपल तो ऐसे ही बात करते हैं, दोबारा फोन करोगे तो डांट भी देंगे। और किसी भी क्षेत्र में हम अगर अब हमारा क्या कहते हैं कि सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस राइट अफजल जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे हिंदी में बात करना है तो हिंदी में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। क्लियर? अगर आप अपने बात को किसी के सामने रख नहीं पाते हो तो ऑफ कोर्स आप कैंडिडेट को काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक एक क्लास में 50-60 बच्चे, जब क्वेश्चन बहुत सारे इतने उद्दंड बच्चे होते हैं, आपको क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे आप नहीं जानते हो, उसको टैकल करने की स्किल्स होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें हैं देन ओनली मेक करियर, क्योंकि ये थोड़ा सा चीज़ें एक्सपीरियंस से आएंगी, ट्रेनिंग का रेगुलर पार्ट चलता रहता है, हम लोग जब रेगुलर टच में रहेंगे तो ये आपको दी जाएंगी, हम बताएंगे भी कैसे टैकल किया जाता है प्रॉब्लम्स को। बट इनहेरेंट जो स्किल्स होती है कि मैं क्या उस लेवल की कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं अपने बातों को उनके सामने रख सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, देन दिस जॉब इज़ फॉर यू। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अभी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन अगर आपके अंदर एटीट्यूड है, प्रेजेंट करने की क्षमता है, लीडरशिप क्वालिटी है, क्रिकेट खेलने की क्षमता है, क्रिकेट में हार भी होती है और जीत भी होती है, एक बार हार गए तो ऐसा नहीं कि बस। नाउ द थिंग इज कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम उसको कर पाते हैं कि नहीं। क्लियर? तो हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करने की पड़ेगी, वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इस चीज़ को कर लेते हैं तो हमारा लिए अपॉइंटमेंट मिलना कोई बड़ी इश्यू नहीं। तो ये सिस्टमेटिक तरीका होता है। तो आपका काम क्या है? स्टेप नंबर 1। अब मैं इस कॉल को, क्योंकि 9:30 होने वाले हैं और आप लोग 7:30 से काउंट हुए हो, 2 घंटे हो गए हैं। मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि फर्स्ट डे है, तो मैं टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट में करूँगा, समराइज करूँगा। इसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड हाफ में, इवनिंग टाइम में। टाइम रहेगा 6:30। आप लोग दिन में, मैं असाइनमेंट दे देता हूँ आपको करना क्या है, 6:30 to 8 o'clock तक 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे, क्योंकि हम इसको अभी 9:30 पे क्लोज करेंगे। तो अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, पूरा स्ट्रेटजी हम बताएंगे, कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगा, लीड कहाँ से मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या हम लोग इसके लिए कैपेबल इनफ हैं कि हम अपनी पोटेंशियल को पहचानिए। यू नो बेटर देन एनीवन एल्स। कोई बोले कि आपके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, नहीं जान पाओगे, ये ऐसे पता नहीं चलेगा। ये पता चलेगा जब आप 100
लोगों से बात करोगे तो हाँ ज़रूर है कि आपको 1 2 4 6 मिस्टेक्स आएंगी, बोल नहीं पाओगे, हिचक होगी, सो मेनी थिंग्स होगा बोलने में, लेकिन आई एम 100%। कॉन्फिडेंस पावर को जो है बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको रेगुलर बेसिस पे, आपको हार मत मानो जी। देखो प्रिंसिपल हैं, आपको डांट भी देंगे। क्यों वो डांटेंगे? कि अगर आपके अंदर उस लेवल की कॉन्फिडेंस लेवल अगर नहीं दिखाई पड़ेगा, उनको लगेगा कि आप जैसे कि स्टूडेंट हो, बच्चे हो, एक्सपीरियंस नहीं है, इमेच्योरिटी है, तो आपको बोल भी देंगे। तो आपको क्या करना है? ट्राई एंड मेक ट्राई। तो अभी आपका पहला असाइनमेंट आज का ये है कि सबसे पहले आप लोग कंपनी की वेबसाइट पे ब्राउज करो। अभी हम ऑब्जेक्टिव्स, चैलेंजेस, आज हमने चैलेंजेस पे डिस्कशन किया अभी इस सेशन में। अगले सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि नेटएप्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि अभी हमने डिस्कशन किया सिर्फ चैलेंजेस पे। जो चैलेंजेस थे उस ये क्या क्या चैलेंजेस हैं, और हम उन चैलेंजेस को किसके जरिए सॉल्व करेंगे? वो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के जरिए, जहाँ पे बच्चे अपना पढ़ाई भी करेंगे, पैसे भी पाएंगे, उससे अपनी उनकी घर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, उसी में से हम सेव कराएंगे, उनकी अब्रॉड जाने की सपना पूरा होगा, उसी में हम उनका कंप्यूटर लगे कर लेंगे। सो मेनी थिंग्स हम कवर करने वाले हैं। तो क्या क्या बेनिफिट हम देंगे वो सब हम अलग में डिस्कशन करेंगे, अलग टॉपिक है वो, और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी हमारा सजेशन ये है कि आप लोग का दिन भर का असाइनमेंट है कि आप कंपनी की वेबसाइट को ब्राउज करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा कंपनी का चैनल है यूट्यूब, उसको भी सब्सक्राइब कर रखो, क्योंकि ये जो मीटिंग है सभी कुछ वो उस पर लाइव टेलीकास्ट हो रही, तो आप लोग उसको देखिए बार बार। और दूसरा असाइनमेंट ये है कि आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में एक मार्केट रिसर्च करिए इंटरनेट के जरिए। शाम तक में एक रिपोर्ट हमें बना करके दीजिए। मार्केट रिसर्च ये करना है कि आपको एक लिस्ट बनाइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कुल कितने कॉलेजेस हैं, कितने इंटर कॉलेज, कितने आईटीआई, कितने पॉलिटेक्निक, कितने इंजीनियरिंग, कितने फार्मेसी, कितने नर्सिंग, कितने बीएड, एमएड, पीएचडी, इंजीनियरिंग, इवन मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल एज वेल। ब्लॉक वाइज, इस ब्लॉक में इतना, इस ब्लॉक में इतना, इस ब्लॉक में इतना, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज, एंड देन फाइनली डिस्ट्रिक्ट वाइज। वी नीड दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट। आप लोग अपना एक्सेल प्रिपेयर करिए, और रिसर्च रिपोर्ट बनाने के साथ साथ, एक्सेल रिपोर्ट बनाने के साथ साथ आप ये भी मेक श्योर करिए कि उसमें उस कॉलेज का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके प्रिंसिपल का नाम क्या है, ये भी आप आइडेंटिफाई करिए। वो आपको कैसे पता चलेगा? हिंट दे देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है। हिंट ये है कि आप इंटरनेट पर डालेंगे कॉलेजेज इन मिर्ज़ापुर, कॉलेजेज इन वाराणसी, आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे सर्च इंजन में, और आपको जस्ट डायल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और डायरेक्टली उसको कॉपी करना शुरू करिए, एक लिस्ट बनाइए। तो सब लोगों का आई एम 100% श्योर कि 100 कैंडिडेट, 100 कॉलेजेस का आप लिस्ट बना करके विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसको रेडी रखिए, क्योंकि उसी से हम स्टडी आपको नेक्स्ट बताएंगे कि आपको मास मेलिंग कैसे करनी है, मास कॉलिंग कैसे करनी है, मास व्हाट्सएप मैसेज कैसे करना है, और फिर आपको कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना है असाइनमेंट। हम शाम को एग्जैक्ट 6 o'clock को दोबारा कैचअप करेंगे, सभी लोग ज्वाइन करिएगा, और तब तक आप लोग अपने टेक केयर करिए, डू द मार्केट रिसर्च, स्टडी अबाउट द नेटएप्स कंपनी, एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। हमने 7 ही प्रॉब्लम बताए हैं, मैं चाहता हूं कि आप शाम तक में 2-4 और प्रॉब्लम लेकर के आओ। जो भी प्रॉब्लम नजर आता है, वी विल डिस्कस ओनली ऑन प्रॉब्लम। सर मेरे को ये प्रॉब्लम आती है, मेरे को ये प्रॉब्लम आती है, मैं ये प्रॉब्लम कैसे दूर करूंगा।
क्योंकि अगर आप मुझसे प्रॉब्लम नहीं बताओगे ट्रेनिंग सेशन में तो मैं आपको कल हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ओके, टिल द टाइम, थैंक यू, धन्यवाद। लेट्स कनेक्टेड टुमारो टुडे इवनिंग एट 6 o'clock। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। ओके सर, थैंक यू।